अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमीद गुल ने कहा था कि फ़ौज को उस वक्त से डरना चाहिए जब अवाम अपनी ही फ़ौज के सामने आकर खड़ी हो गई। उनके ये भी अल्फाज हैं जिस पर आप भी कहेंगे कि वाकई इमरान खान भी चलते हैं कि एक दफ़ा जब आपने अमेरिका को नो कह दिया तो आपने इस पर डट जाना है, ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते आपका। लेकिन हुआ तो यही, लेकिन बाजवा अगर साथ ना देता तो अमेरिका इमरान खान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था, रजीम चेंज नहीं कर सकता था। आपके सामने जनरल रिटायर्ड हमीद गुल मरहूम की कुछ क्लिप्स रखते हैं कि 100 अरब डॉलर्स कर्ज होने के बाद अमेरिका ने क्या करना था पाकिस्तान के साथ, जो आज हो रहा है। फिर अमेरिका कैसे वफादारियां इदारे में भी तब्दील करता है, कैसे इनके ब्रेन वॉशेस होते हैं, इस पर भी अहम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। साथ तुर्की भी इनकार कर चुका है एस्टेब्लिशमेंट को सऊदी अरब के बाद, इस पर भी अहम डिटेल्स आई हैं, वो आपके सामने रखेंगे। अब हमीद गुल ने कहा था कि अभी 70 अरब डॉलर्स का कर्ज है पाकिस्तान पर, जब ये 100 अरब डॉलर्स पर हो जाएगा तो अमेरिका हमारे मुंह पर ये पैसे मारेगा और कहेगा कि क्या कहेगा। आप खुद ये क्लिप हमीद गुल की सुन लें दोस्तों। वो तो अमेरिका की ताकत के सर पे बैठे हुए हैं और हम कहते हैं कि हमने आजादी लेनी है। अमेरिका ने हमें कॉलोनी बना लिया है, अमेरिका ने हमें मकरूज करके कर्जों के जाल में ऐसे फंसाया हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा ये ऐसे कभी अपनी न्यूक्लियर नहीं देंगे जब तक कि $100 बिलियन का इनके ऊपर कर्जा नहीं आ जाता। $100 बिलियन, अभी $70 बिलियन तक पहुंचे, और फिर उसके बाद इनके मुंह पे मारेंगे $100 बिलियन और कहेंगे कि ये लो अगर जिंदा रहना चाहते हो और ये हमारे हवाले कर दो। ये तमाम जो ग्रीस के साथ किया। हाँ, ये तमाम गलीज कर्जे हैं, ओडीएस लोन्स इनको कहा जाता। तो सुना आपने दोस्तों, अब इस कदर कर्ज चढ़ चुका है पाकिस्तान पर कि अब अमेरिका की नज़रें पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर हैं कि किसी तरह पाकिस्तान से कहा जाएगा कि ये लो अपना सारा कर्ज उतार दो इसको, और ये मिसाइल सारे हमें दे दो, इसको ख़त्म कर दो अपने एटमी प्रोग्राम को, और इसके बाद भारत की कॉलोनी बना दिया जाएगा पाकिस्तान को, और हमेशा पाकिस्तान भारत से डर कर रहेगा। और इस वक्त दोस्तों पाकिस्तान की हालत आप सबके सामने है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ क्या कुछ कर रहा है, और हमारे सारे इदारे अमेरिका के सामने नाच रहे हैं। और दूसरा, कौन पाकिस्तान में आर्मी चीफ को सिलेक्ट करता है अपने मुफादात के लिए, ये भी हमीद गुल बता कर गए हैं। ये वीडियो देखें आप जरा। यहाँ आर्मी चीफ नहीं बनता। अगर आप समझते हैं कि वैसे ही हम बना सकते हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला है, ऐसा नहीं होता। मेरा नंबर 1 के ऊपर नाम GHQ से गया था, जनरल बेग से पूछ लीजिए, 6 आदमियों की लिस्ट गई थी, मेरा नंबर 1 था, आसिफ नवाज का नंबर 6 था, लेकिन 6 वाले को बना दिया गया, नंबर 1 को छोड़ दिया। 6 वाले की मंजूरी अमेरिका से आई थी, मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक बात तय है कि अमेरिका की मंजूरी के बगैर यहाँ आर्मी चीफ नहीं बना करते। यानी हमारी आज़ादी जो है वो बिल्कुल बराए नाम है, हमें मुल्क दिया गया लेकिन हमें आज़ादी तो नहीं दी गई। अब इसके बाद दोस्तों वफादारियाँ कैसे अमेरिका तब्दील करता है इदारे के अंदर, अमरीकियों की जानिब से कैसे ब्रेन वॉश किए जाते हैं। खुद एक फौजी अफसर ने अपनी आप बीती सुनाई है कि उसकी वफादारी कैसे तब्दील करने की कोशिश की अमेरिका ने। आप ये भी सुने। किताब में एक बहुत सनसनीखेज किस्म की बात है, और एक दफा नहीं आपने 3 दफा लिखी है, पेज 138 पे भी और 141 पे भी, कि आप एक कोर्स पे बतौर मेजर अमेरिका गए और वहां पे आपको अमेरिकी फौज के एक अफसर ने आपकी वफादारी तब्दील करने की कोशिश की और आपको अमेरिकी फौज में भर्ती करने की कोशिश की। 2 मरतबा कोर्स में गया हूँ, दोनों मरतबा, और फिर एक मरतबा आपको कहा गया फ्री मेसन के लिए काम। दूसरी मरतबा एक ऑफिसर ने मुझे फ्री मेसन ज्वाइन करने के लिए भी ऑफर दी थी। उसने कहा था कि आप मेरे साथ बच्चों के समेत पेरू चले, वहाँ छुट्टी गुजारे, हमारे बड़े ओहदेदार जो हैं जिनसे मैं भी नहीं मिला उनसे मिले, और उसके बाद आप अगर नहीं शामिल होना चाहते तो न शामिल हो, लेकिन हम दुनिया में अमन के लिए काम करते हैं और हम अच्छे लोगों का चुनाव करते हैं। तो मैंने कहा मेरा चुनाव कैसे कर लिया? कहता ये मैं नहीं जानता, मुझे तो अपने ऊपर के हेडक्वार्टरों से यही अहकामात मिले। अच्छा, ये आपको जो 2 मरतबा अमेरिकी फौज ने आपकी वफादारी तब्दील करने की कोशिश की, जब आपने इनकार किया, फिर उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा आप पाकिस्तान आर्मी में रह के हमारे लिए काम करें। जी, ये भी कहा। तो ये सिर्फ आपको पेशकश की, किसी और को भी समझता? मैं समझता हूँ कि जो हमारे जैसे मुल्कों से ऑफिसर्स जाते हैं वो उनको पता होता है कि ये सिलेक्टेड ऑफिसर्स होते हैं और इन्हीं में से ऑफिसर्स तरक्की पाकर आगे जाते हैं, तो जब ये सीनियर ओहदों पर जाएंगे तो कुछ हमारे काम करेंगे। मैं समझता हूँ अमेरिका और बरतानिया में खासकर, शायद और मुल्कों में भी होता हो, क्योंकि ये
फ्री मेसन्स के अड्डे रहे हैं और ये मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं, आज भी कर रहे हैं। तो इस सब से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान में 70 सालों से होता क्या आ रहा है, कैसे इस मुल्क को अपने ही लोगों से अमेरिका ने तबाह करवाया और आज तक करवा रहा है। अब दूसरी जानिब आपको बताएं कि सऊदी अरब के बाद तुर्की ने भी एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा झटका दे डाला है। एस्टेब्लिशमेंट समझ रही थी कि वो तनहा अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी पाकिस्तान में ले आएंगे और इससे फिर हमारा इमेज ठीक हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। सऊदी अरब ने तो साफ इनकार कर दिया है कि हम निगरान हुकूमत में पाकिस्तान में नहीं आएंगे, पहले इलेक्शंस करवाएं, इसके बाद फिर सरमायाकारी आएगी, हम इस पर सोचेंगे। इसी वजह से 10 सितंबर को होने वाला दौरा भी सऊदी वलीअहद ने कैंसिल कर दिया है और एक माह कबल 26 जुलाई को खबर सामने आई थी कि तुर्क सदर अगस्त के पहले हफ्ते में तुर्की के जो सदर हैं वो पाकिस्तान आएंगे, लेकिन उन्होंने भी अपना दौरा कैंसिल कर दिया है और अब निगरान हुकूमत में वो नहीं आएंगे, क्योंकि तुर्की भी समझता है कि इस हालत में जब इमरान खान जेल में है और निगरान हुकूमत है, इसमें उनका पाकिस्तान में जाना बनता नहीं है। तो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को समझ जाना चाहिए कि दुनिया ऐसे निगरान हुकूमत में कभी भी पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करेगी। यहाँ पर इलेक्शंस करवाने ही होंगे ताकतवरों को और इमरान खान के साथ मिल मिलाकर पाकिस्तान में हालात ठीक करने ही होंगे, नहीं तो ये सबके लिए बहुत बुरा होगा और सब अपने अपने मुंह छुपाते फिरेंगे।